हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम। स्वागत है आप सभी लोगों का द जियो क्लास में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं अपने सीयूईटी फ्री सीरीज का थर्ड क्लास, जहाँ पे आज हम लोग रॉक्स के बारे में और थोड़ी थ्योरीज व्योरीज देखेंगे। तो आज का क्लास थोड़ा बेसिकली देखा जाए तो अर्थ के इंटीरियर के बाद की जो चीजें हैं उसको हम लोग समझने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं। कल आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा टेस्ट अपलोड किया था। छोटा सा इसलिए क्योंकि सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें से रिपीटेशन के चांसेस हैं उन क्वेश्चंस के। तो आपने में से बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट किया है, जिन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है इस वीडियो के नीचे भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, होमवर्क का लिंक भी दे दूंगा। तो थोड़ा आप लोग दीजिए, टेस्ट दीजिए, क्योंकि काम देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो एक तो ढंग से बैठ जाइए सभी लोग, बार बार बोलना ना पड़े, सीधे एकदम आराम से बैठ जाओ। ये नहीं कहना सोए हुए हैं, सो के क्लास नहीं करना है, बैठ के क्लास करना है। नोटबुक, अपना पेन, पेंसिल, पानी, ये सब जो भी लेना है वो सब लेके क्लास करना है। एंड सब्सक्राइब करके क्लास करना है। सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो ना, तो सब्सक्राइब करके हम लोगों को क्लास करना है। तो शुरू करते हैं रॉक्स के बारे में, लेकिन रॉक्स को पढ़ने से पहले हम लोग देख रहे हैं ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म की थ्योरी। ये सारी चीजें हम लोग थोड़ी थोड़ी देखने की कोशिश करेंगे। ये वाला जो टॉपिक है ना, मुझे बोरिंग लगता है। बोरिंग इसलिए क्योंकि याद करने वाला ज्यादा चीजें हैं, तो समझने के लिए तो कम है, लेकिन याद करना बहुत जरूरी है। तो याद करते करते तुम लोगों को ये टॉपिक को समझना है। अब देखो, पहली जो बात आती है जो तुम्हें पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ द लैंडफॉर्म। ऑर्डर ऑफ द लैंडफॉर्म क्या हुआ, आम शब्दों में कहो तो पहले कौन सा बना, बाद में कौन सा बना, उसके बाद कौन सा बना। एकदम सिंपल शब्दों में, ठीक है। यानी कि एंडोजेनिक फोर्सेस ने जब काम करना शुरू किया, अंतर्जनित फोर्सेस ने जब काम करना शुरू किया, तो सबसे पहले जो लैंडफॉर्म बने होंगे, जिन लैंडफॉर्म्स का निर्माण होगा, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं। अब उन फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म के ऊपर बाकी प्रक्रियाओं ने काम करना शुरू किया, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक प्रक्रियाओं ने काम करना शुरू किया, और उसके बाद जो लैंडफॉर्म बने वो सेकेंड ऑर्डर है। एंड फिर उस बने हुए लैंडफॉर्म पे फिर से प्रक्रियाएं हुई, फिर से सारी चीजें हुई, तो जो लैंडफॉर्म बना वो थर्ड ऑर्डर। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। तो फर्स्ट ऑर्डर कौन सा, आपका ओशन और कॉन्टिनेंट जो है, जो महासागर और महाद्वीप हैं, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ये सारे हमारे आते हैं फर्स्ट ऑर्डर लैंडफॉर्म में। ओके, इनके ऊपर जब फोर्सेस ने काम किया, जैसे कि हमारे एंडोजेनिक एक्सोजेनिक फोर्सेस ने काम किया, तो जो बाकी चीजें बनी, जैसे कि ओशन में क्या बना, हमारा कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ओशन बेसिन, ये जो सारी चीजें बनी, ये हमारा आया आपके सेकेंड ऑर्डर ओशनिक लैंडफॉर्म में। एंड माउंटेन, प्लेटू, प्लेन, पर्वत, पठार और मैदान हमारे कॉन्टिनेंट्स के ऊपर, महाद्वीपों के ऊपर द्वितीय ऑर्डर का लैंडफॉर्म देखने को मिला। इनके ऊपर जब प्रक्रियाएं हुई तो कोस्ट लाइन, शोर लाइन, अटॉल, रीफ, ये सारी चीजें बनी। एंड जब माउंटेन, प्लेन, प्लेटू पे प्रक्रियाएं हुई तो सर्क, डेल्टा, फ्लड प्लेन, लेक, एरिटी, ये सारी चीजें बनी। ठीक है, अब ये क्या होता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लूप, ये अटॉल, बटॉल और ये सारी चीजें, सर्क, डेल्टा, ये आगे की क्लासेस में हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग लैंड फॉर्म्स पढ़ रहे होंगे ये सारी चीजों को पढ़ेंगे, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। बट इतना ध्यान रखना कि फर्स्ट ऑर्डर में ओशन कॉन्टिनेंट आता है, सेकेंड ऑर्डर में कॉन्टिनेंटल स्लोप, सेल्फ और बेसिन आता है, एंड महाद्वीपों के ऊपर माउंटेन, प्लेन और प्लेट्यू आते हैं, और उसके बाद जितने भी लैंडफॉर्म है वो हमारे थर्ड ऑर्डर लैंडफॉर्म्स में आते हैं। ओके, एकदम इजी टू अंडरस्टैंड, कुछ इसमें मुश्किल बात नहीं थी। आगे चलो, अब ये पृथ्वी और इन सब कुछ चीजों को समझने के लिए ना, ये दो थ्योरी हम लोग देखते हैं, जिसमें से एक कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इंपॉर्टेंट है और एक हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये दोनों थ्योरी को अगर तुम लोग जान रहे हो तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो हम कर रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक, कॉन्टिनेंटल, महाद्वीप, ड्रिफ्ट, एक दूसरे से अलग जाना, उनका बहाव होना, और थ्योरी मतलब सिद्धांत। तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो कि बताता है कि हमारा जो महाद्वीप है वो कैसे एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं। ये सारी बातें आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में देखने को मिलता है। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दिया था, वेगनर ने दिया था अपनी बुक ओरिजिन ऑफ ओशन एंड कॉन्टिनेंट में, जो कि 1915 में पब्लिश हुआ। एल्फ्रेड वेगनर, एक बोला था आपको छोटी सी कॉपी लेनी है, जिस कॉपी में आपको ये सारी चीजें, कौन दिया, कब दिया, कौन सी बुक छपी, ये सारी बातें करनी थी। ले लियो या नहीं लियो, नहीं लियो तो अभी भी बना लो, क्योंकि बुक्स ऐड ऑन होते जाएंगे एंड ट्रैक करना फिर आपको मुश्किल हो जाएगा। तो इट्स बेटर कि अभी ले लो ना। तो
बात क्या है कि 1915 में ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन बना। एल्फ्रेड वेगनर एक नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बताई। पर क्या कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वो पहली बार कोई ऐसी चीज आ रही थी? क्या इससे पहले इस तरह की कुछ बात नहीं हुई थी? तो हुई थी, लेकिन एविडेंसेस के साथ नहीं हुआ था। जैसे कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसी एक चीज ऑर्टेलियस ने 1596 में थिसॉरस जोग्राफिकस नाम की एक किताब लिखी थी, एक वर्क किया था, जिसमें 1596 में कुछ कुछ जिक्र कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जैसा ही किया था। उसके बाद सर फ्रांसिस बेकन है, उन्होंने भी कुछ सिमिलैरिटी ढूंढने की कोशिश की थी अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका के बीच में। इसके बाद हमारे स्नाइडर है, एंटोनियो स्नाइडर, जिन्होंने क्रिएशन एंड इट्स मिस्ट्री रिवील्ड करके एक किताब लिखी थी, जिसमें थोड़ा थोड़ा इन्होंने कॉन्टिनेंट किस तरह से लुक रहा है, किस तरह से वो एक दूसरे से फिक्स हो रहे हैं, ये सारी बातों को बताया था। फिर एफ.बी. टेलर ने भी आके डिस्प्लेसमेंट थ्योरी जैसी एक बात कही थी 1908 में। तो ये एक थोड़ा सा एक फाउंडेशन बन रहा था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की तरफ हम लोग जा रहे थे। कैसे जा रहे थे कि थिसोरस जोग्राफिकल्स ने में इब्राहिम अब्राहम ऑर्टेलियस ने एक बात किया, फिर एंटोनियो स्नाइडर ने बात किया, उसके बाद टेलर ने बात किया। तो इन सारे लोगों ने कुछ कुछ बातें की, जिसके फाउंडेशन के ऊपर हमारा ये एल्फ्रेड वेगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बेस्ड है। अब ये क्या कह रहे हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में? अब पहला कॉन्सेप्चुअल ये दे रहे हैं, तो थ्योरी दे रहे हैं, तो बहुत सारी इन्होंने चीजों को समझ के बता के प्रूफ देने की कोशिश की थी। बट उससे पहले क्या दिया था? ये कह रहे हैं कि आरंभ में सृष्टि की जब उत्पत्ति हुई थी, एकदम बहुत पहले सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, जब पृथ्वी मतलब बहुत प्राचीन काल में। अब प्राचीन काल कह रहा हूं तो अभी प्राचीन काल ही याद रखना, ओके। अब ये कब हुआ था, कौन से टाइम पीरियड में हुआ था, काल में हुआ था, ये सब चीजें अभी नहीं करना। जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे तब मैं स्पेसिफिकली बताऊंगा कि चीजें कब हो रही थी, लेकिन फिलहाल उसमें नहीं जाना ही कब हो रही थी। प्राचीन काल में हो रही थी, बहुत पहले हो रही थी, इतना बस अपने दिमाग में रखो, ठीक है। और ये बात मान लेना, जाके खुद से मत करने लग जाने, तो सारी चीजें कंफ्यूज हो जाओगे। गूगल पे जाके करोगे, गूगल में लिखते हैं मेरे को सर दर्द हो रहा है, तो बताता है कि तुमको कैंसर है। तो ऐसे ही ऐसा ना हो कि तुम लोग जाके सर्च करो ये थ्योरी और सारी चीजें कंफ्यूज हो जाओ एंड गोबर हो जाए, वो नहीं करना है। दिमाग जो बताया जा रहा है उस पर थोड़ा कंसंट्रेट करना है। तो मैं क्या बता रहा हूँ? मैं बता रहा हूँ कि प्राचीन काल में इन्होंने बताया कि पृथ्वी पे दो चीजें थी। एक था हमारा ये लैंड मास, ठीक है, और ये घिरा हुआ था चारों तरफ से समुंदर से। क्या है सेंटर में? लैंड मास है, और लैंड मास किससे घिरा हुआ है? ओशन से। ये जो लैंड मास है इसको कहा गया पेंजिया। पेनजिया यहां पे लिखा हुआ है ना, पेन। ये जिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है अर्थ। ध्यान रखना, ये जिया की थ्योरी और बहुत सारी चीजें आएंगी। कुछ लोग इसको जिया कहते हैं, कुछ लोग गैया कहते हैं, जो भी कहना है कहो, उससे हमको फर्क नहीं है। बट पेंजिया है। पेंजिया क्या है? हमारा ये सेंटर वाला जो बड़ा सा चंक ऑफ अर्थ मास है, जो पृथ्वी का टुकड़ा है, कॉन्टिनेंट का एक समूह है, ये इसको कह रहे हैं पेंजिया। और ये किससे घिरा हुआ है चारों तरफ से? चारों तरफ से घिरा हुआ है ओशंस थे। ओशन का को क्या कह रहे हैं? वो पेंथलेसा, ठीक है। थैलेसा ओशन को कह रहे हैं, पेन मतलब होता है ऑल। तो पेंजिया ऑल अर्थ, एक साथ। अर्थ मतलब हमारी ये सॉलिड मास जो था उसको सराउंड कौन कर रहा था? ओशंस कर रहे थे, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पेंथलेसा कह रहे हैं। अब कुछ प्रक्रियाएं हुई। ये जो हमारा पेंजिया था ये टूटा, दो भाग में टूटा, नॉर्थ भाग में एंड साउथ भाग में। जो नॉर्थ की तरफ पार्ट था, जो नॉर्थ की तरफ मूव किया इस पेंजिया का पार्ट, उसको हमने लॉरेशिया का, ओके। और जो साउथ की तरफ पार्ट मूव किया उसको हमने कहा गोंडवाना लैंड। तो याद रखना, गोंडवाना लैंड एंड लॉरेशिया, उससे पहले पेंथलेसा एंड पेंजिया, क्योंकि गोंडवाना ये और ये सारी चीजें आएंगी फिर से, ठीक है। गोंडवाना कोल का जिक्र हम लोग करेंगे तो वहां पे आएगा। तो क्या समझा तुमने? बीच में अर्थ का मास पेंजिया, चारों तरफ पेंथलेसा। ये पेंजिया टूटा, दो भागों में गए, नॉर्थ में गया लॉरेशिया, साउथ में गया गोंडवाना लैंड। बीच में एक समुद्र बन गया। कौन सा समुद्र? टेथिस सागर, टेथिस सी, ठीक। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं? देख लो एक बार ये सब क्या मैं बात कही, समझ गए? चलो, ये तो मूल बात थी। अब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को साबित क्या करता है? अब ये कहा क्या टूट गया, टूट के एक दूसरे से अलग गए। यानी कि जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति में हम लोग एक थ्योरी में बिग बैंग में देख रहे थे कि दूर जा रहा था, सबको जोड़े तो एक बॉल में होगा, तो उसी तरह ये दूर दूर दिख रहे हैं, है ना। उसको जोड़ा तो क्या था? पेंजिया था। अब ये पेंजिया भी अलग अलग इसके ये पार्ट्स दिख रहे हैं अभी के समय में। तो ये कैसे प्रूव करेंगे कि पेंजिया और ये पेंथलेसा और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की जो बात कर रहे हैं ये सही बात है?
तो सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, एक पहला पॉइंट उन्होंने कहा जिसको हम लोग कहते हैं जिगसॉ फिट। ये टर्म याद रखना, क्या, जिगसॉ फिट। जिगसॉ फिट क्या है, पजल आपने बचपन में सॉल्व किया, जो बहुत सारे ऐसे फोटो कैसे ऐसे कटा हुआ होता था, उसको जोड़ जोड़ के एक फोटो बनाते थे, है ना, उसको जिगसॉ पजल कहते थे। तो ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे जिगसॉ फिट हमें देखने को मिलता है। कैसे, कि अगर आप कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री को देखो, एक कॉन्टिनेंट एंड दूसरे कॉन्टिनेंट की इस तरह से बाउंड्री को देखो, तो वो बाउंड्री एक दूसरे से में फिट होता दिखता है। जैसे कि ये मान लो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये बाउंड्री है और ये साउथ अमेरिका का बाउंड्री है, तो ये देखो आपस में ये फिट हो रहा है, एक दूसरे के साथ ये जुड़ता हुआ दिखता है ना। अगर आपको वर्ल्ड मैप याद हो, आपने वर्ल्ड मैप देखा है, तो आप देखो जो अफ्रीका का पोर्शन है वेस्ट वाला और जो साउथ अमेरिका का पोर्शन है ईस्ट वाला, वो फिट कर रहा है एक दूसरे से। उसी तरह से अंटार्कटिका ये ऑस्ट्रेलिया के साथ फिट हो रहा है, इंडिया के साथ फिट हो रहा है ना, अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट के साथ फिट हो रहा है। तो पहली बात इन्होंने नोटिस की जो इंपॉर्टेंट है वो है जिगसॉ फिट, यानी कि पजल की तरह सारे कॉन्टिनेंट को हम आपस में अभी भी जोड़ सकते हैं, वो दिखता है बाउंड्री। दूसरा का ये तो कोई बात नहीं हुई कि ये दिख रहा है तो होगा, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता है। तो उसने दिमाग लगाया कि अगर मान लो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कॉन्टिनेंट थे आपस में जुड़े हुए थे, तो इस बॉर्डर वाले क्षेत्र में जो पशु पक्षी फूल पत्ते मिल रहे थे वो भी तो एक जैसा होना चाहिए, भले ही वो दूर चले गए हैं। अभी मैप पे, अगर वर्ल्ड मैप पे देखो तो साउथ अमेरिका कहाँ है और हमारा अफ्रीका कहाँ है, लेकिन थ्योरी क्या कह रही है, अगर वो एक दूसरे के साथ थे और वहां पे जीव जंतु थे, तो इसके कॉर्नर पे और इसके कॉर्नर पे सेम जीव जंतु मिलने चाहिए। क्यों, क्योंकि एक समय था जब वो साथ थे तो एक जैसे जीव जंतु होंगे, और ये दूर हो गया तो इसका जो यहाँ पे जीव जंतु है वही यहाँ पे मिलना चाहिए। उन्होंने कहा बात तो सही है, चलो चेक करते हैं। उन्होंने फॉसिल्स की स्टडी की तो पता लगा कि कॉन्टिनेंट के इस पार्ट पे जो फॉसिल मिल रहा है जिस टाइप का, वो दूसरे कॉन्टिनेंट के दूसरे पार्ट पे मिल रहा है, जहां पे वो फिट हो रहे हैं वहीं पे मिल रहा है ना। जैसे कि क्लोस्पेट्रीज का ये फर्न है, वो भी हमको देखने को मिल रहा है। कहाँ कहाँ दिखता है, अंटार्कटिका में भी दिखता है, ऑस्ट्रेलिया में भी दिखता है, सारे कॉन्टिनेंट पे दिख रहे हैं, है ना। उस तरह से डायनासोर ये कुछ अलग अलग जानवर जीव जंतु हैं, उनके फॉसिल्स क्या है, बॉर्डर पे जो कॉन्टिनेंट है उनके बॉर्डर पे हमें देखने को मिल रहा है। तो ये दूसरी बात क्या बताई, फॉसिल्स का प्रेजेंस बता रहा है क्या, कि यहाँ पे हमारा जो कॉन्टिनेंट थे ये सभी एक साथ होंगे कभी। और तीसरा एक इंपॉर्टेंट थ्योरी आता है, जबकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग प्रूव किया जाता है 1960 में हेस एंड डिट्ज के द्वारा। हेनरी हेस एंड रॉबर्ट डीज एक आदमी थे जिन्होंने 1960 में जाके, देखो ये कब थ्योरी आया है, बहुत पहले आया है, कब आया है, 1915 में आया है। उसके 45 साल बाद कौन आ रहे हैं, दो लोग हैं, हेनरी हेस एंड रॉबर्ट डीज, जो कि कह रहे हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। उन्होंने क्या देखा कि समुद्र के अंदर की वो जो स्टडी कर रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि समुद्र का जो तल है ना, समुद्र का जो सतह है, वो सब जगह एक जैसा नहीं है। ओके, इसके बीच में ना कहीं कहीं ऐसे पहाड़ी नुमा उठा हुआ है। ओके, जो समुद्र का सरफेस है, सतह है, वो एक जैसा नहीं है, कहीं पे बीच में पहाड़ नुमा आकृतियां उभरी हुई हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, इसका क्या मतलब। फिर उसने चेक किया, उसकी मैग्नेटिज्म चेक किया, उसकी कहानी में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैग्नेटिज्म चेक किया होगा, फिर देखा होगा कहाँ का पत्थर नया है, कहाँ का पत्थर पुराना है। तो उसने देखा जो ये रिज था, इसको क्या कहिए, उठा हुआ जो पार्ट था समुद्र के अंदर फ्लोर का, उसको उसने नाम दिया ओशनिक रिज, RIDGE, हिंदी में इसको कटक कहते हैं। ओके, तो इस कटक को देख के उसने कहा कि यहाँ पे तो मिट्टी मिल रहा है, जो रॉक मिल रहा है वो नया है, और जैसे जैसे दूर जा रहे हैं वहां क्या हो रहा है, हमें ओल्ड रॉक मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जरूर यहाँ से ये जो समुद्री तट है, वो समुद्री तल है, वो अलग हो रहा है, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, है ना। इसीलिए ये क्या हो रहा है, बीच में गैप बन रहा है, जिसके कारण अंदर से हमारा मैग्मा निकल रहा है, और मैग्मा इन कटकों का और नए रॉक्स का यहाँ पे निर्माण कर रहा है। किसने बताया, हेनरी हेस ने, रॉबर्ट डीज ने। कौन सी थ्योरी में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी में, यानी जो समुद्र का फ्लोर है वो एक दूसरे से दूर जा रहा है। ओके, तो ये बात इन्होंने बताई। तो ये बात कहीं ना कहीं प्रूव किया कि सही बात है कि अगर ये दूर जा रहे हैं, समुद्री के नीचे वाली ये जो सतह है वो दूर जा रहे हैं, तो उसके ऊपर जो हमारा ये बॉडी है, कॉन्टिनेंट है, वो भी तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसी कारण वो जो हमारा पेंजिया था वो टूटा था और एक दूसरे से अलग जा, ठीक है। तो ये थ्योरी भी हमारा प्रूव करता है किसको,
कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हो। समझे? एक बात और इसमें ये याद रखना कि पूछता है कि ये जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा था या फिर ये दूर जा रहे थे, वो किस कारण से हो रहा था? वो हमारा हो रहा था कन्वेक्शनल करंट के द्वारा, संवहनीय धाराओं के द्वारा। अब ये कन्वेंशनल करंट क्या है? पृथ्वी के नीचे जो हमारा पिघला हुआ मैग्मा है, ये पिघला हुआ मैग्मा मूव कर रहा है, ठीक है? इसकी धाराएं, तरंगे चल रही हैं, ये तरंगे एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसके ऊपर जो प्लेट है, ये फिर से देखिए, थोड़ा इसमें किचरा मचरा हो गया, फिर से समझो। देखो कौन सा रंग ले लें, चलिए देखो, ये प्लेट मान लो ये क्या है? सी फ्लोर, नीचे इसके क्या है? मैग्मा है, ठीक? अब ये क्या कह रहा है? मैग्मा की इस तरह से धाराएं बह रही हैं, मैग्मा की इस तरह से धाराएं बह रही हैं। मैग्मा की धाराओं के बहने से क्या हो रहा है? इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है और ये एक दूसरे से ऐसे अलग जा रहे हैं। इसके कारण क्या हुआ? इसके बीच में गैप हो रहा है। गैप होने से क्या हुआ? यहां से ये बाहर हमारा ये जो अंदर का मटेरियल है, मोल्टन मैग्मा, ये बाहर निकल रहा है और जिसके कारण यहाँ पे रिजेस का निर्माण हो रहा है। तो ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और सी फ्लोर स्प्रेडिंग का क्या कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया। इसी के साथ अभी मैंने कहा कि ये वाला एक चीज था, इसके नीचे कन्वेक्शनल करंट थे और ये ऐसे मूव हो रहा है। तो ये जो मूव हो रही है ना चीजें, इसको एक और व्यक्ति थे, इसको और भी प्रूव किया गया जब आगे बढ़े, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से हम लोग आगे बढ़े और ये मूव हो रहा है और इन सब सारी बातों पर चर्चा की। तो हमारे पास एक और थ्योरी आता है, सिद्धांत आता है, इसको प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत कहते हैं। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? यही वाला जो चीज है ना, इसको हम लोग प्लेट कह रहे हैं। किसने कहा? सबसे पहले टूजो विल्सन नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने 1965 में प्लेट टर्म बताया था। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी किसने दी थी? टूजो विल्सन मार के आ जाते हैं बच्चे, एकदम गलत सलत हो जाता है, क्योंकि द टर्म प्लेट शब्द इस चीज के लिए जिसने यूज किया था वो व्यक्ति है हमारा टूजो विल्सन। लेकिन मॉर्गन 1967, मॉर्गन नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश किया था 1967 में, जिसको ये प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत कहते हैं, द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ओके, टेक्टोनिक शब्द जो है टेक्टोनिकस नाम के एक शब्द से आता है, ग्रीक वर्ड, जिसका नाम मतलब होता है बिल्डिंग या फिर कंस्ट्रक्शन, निर्माण करना। ओके, अब ये क्या चीज है इसमें नहीं जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ चर्चाएं बाद में भी आएंगी, तो वहां पे भी करेंगे। अभी के लिए क्या समझना है कि प्लेट्स के क्या था, ये जो ऊपर वाली चीज थी, जो मोल्टन मैग्मा जिसके नीचे घूम रहा था वो अलग हुआ और जिसके ऊपर वो सारे कॉन्टिनेंट और ओशन स्थापित हैं, उसको प्लेट कहते हैं। द टर्म प्लेट वाज गिवन बाय टूजो विल्सन, और थ्योरी किसने दी थी? डब्ल्यू.जे. मॉर्गन ने। या मान लो बैठा, टूजो विल्सन प्लेट टर्म, मॉर्गन थ्योरी। ओके, अब ये कह रहे हैं कि देयर आर 7 मेजर प्लेट। अब आएगा मेजर प्लेट एंड माइनर प्लेट। मेजर प्लेट जो मुख्य परतें हैं उसको मेजर प्लेट कहते हैं, जो अन्य परतें हैं उसको हम लोग माइनर प्लेट कहते हैं। तो मेजर प्लेट कितने हैं? तो हमारे पास देखो 7 मेजर प्लेट है। मेजर प्लेट का नाम तो याद कर ही लेना, तुमको माइनर प्लेट का नाम भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा एग्जाम कौन लेता है? एनटीए। एनटीए को मैं कहता हूं नॉन ट्रस्टवर्दी एजेंसी, ऐसा एजेंसी जिसपे कोई भरोसा नहीं है, क्या कर लेगा नहीं कर लेगा। ठीक, तो याद कर लेना है, कुछ नहीं। अफ्रीकन प्लेट, देखो कौन, पहले तो कॉन्टिनेंट के नाम पे सारे प्लेट्स हैं, जितने भी मेन प्लेट हैं वो कॉन्टिनेंट के नाम पे, तो याद करो। अफ्रीका, अफ्रीकन प्लेट। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिकन प्लेट। अंटार्कटिका, अंटार्कटिकन प्लेट। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन प्लेट। 7 महाद्वीप है, 5 तो यही हो गए। दूसरा 7 महाद्वीप में से 2 महाद्वीप कौन सा बता? एशिया और यूरोप, उनको मिला के यूरेशियन प्लेट। और 7वां कौन सा प्लेट है? जो प्रशांत महासागर, जो सबसे बड़ा हमारा महासागर है, उसको जो लेके चल रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पैसिफिक प्लेट, क्योंकि उसके ऊपर कोई महाद्वीप नहीं है, वो मुख्य रूप से ओशन को ही और कुछ आइलैंड्स को लेता है वैसे, बट ओशंस को लेके चल रहा है। तो याद हो गया? अभी रिपीट करो। अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। अब कुछ लोग यहाँ पे आ जाएंगे पंचायत करने की, सर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट नहीं, ओशेनिया कॉन्टिनेंट है, तो अभी ऑस्ट्रेलिया याद करो, ठीक है? और प्लेट का नाम ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ओशेनिक प्लेट नहीं है। तो ओशेनिया, और 2 कॉन्टिनेंट और कौन से बचे? एशिया और यूरोप, जिसको मिला के क्या बना? यूरेशिया।
और एक कौन सा है जो समुद्र को लेके चल रहा है, कौन सा, पैसिफिक, जो सबसे बड़ा महासागर है। ओके, तो ये 7 हमारे मेजर प्लेट। इसके सिवा कुछ छोटे छोटे प्लेट हैं, माइनर प्लेट, अरेबियन, बिस्मार्क, कैरिबियन, कैरोलाइन, जुआन डिफूका, ये सारे जो प्लेट्स हैं ये माइनर प्लेट्स में हमारे आते हैं। तो ये माइनर प्लेट्स हैं सारे। इसमें से 2 प्लेट याद रखना, एक्चुअली 3 प्लेट याद रखना। एक यहाँ पे होता है नाजका प्लेट, एक है कोकोस प्लेट, एक है ये जुआन डिफूका प्लेट। 3 प्लेट तो जरूर अपने दिमाग में रखना, बाकी ये सब याद भी करना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तब भी ठीक है, लेकिन मेजर प्लेट तो याद कर लेना। मान लो तुम कोई क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर प्लेट, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर माइनर प्लेट। अब 4 नाम दिया, उसमें से 2 मेजर प्लेट का नाम है, तो एलिमिनेशन से सही कर दोगे, है ना। तो कम से कम मेजर का तो नाम याद करो, देखो कितना इजी है। 5 महाद्वीप और बाकी के बचे हुए एशिया, यूरोप, उनको मिला दिया, यूरेशियन, और 7वां कौन सा है, पैसिफिक। अब इसके बाद भूल गए तो फिर बहुत गलत बात है, भूल गए तो तुम लोगों का एक क्वेश्चन गलत होगा। अब देखो ये जो प्लेट का मूवमेंट होता है ना, ये बाद में मैं समझाऊंगा, बट अभी के लिए समझो कि जो प्लेट का मूवमेंट होता है ना, प्लेट क्या था अभी याद है, प्लेट का मूवमेंट जो है वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। या तो ये प्लेट, मान लो ये 2 दोस्त हैं, ठीक है, ये दोस्त एक्स, ये दोस्त वाई, या तो ये एक दूसरे से दूर जा सकते हैं, है ना, या तो ये एक दूसरे के पास आ सकते हैं, और जब पास आ गए तो या तो ये एक दूसरे के ऐसे साथ साथ चल सकते हैं। साथ साथ चलते हुए या तो दोनों एक ही दिशा में चल सकते हैं, या दोनों अलग अलग दिशा में चल सकते हैं, यही मूवमेंट हो सकता है। तो पहला जो सेपरेशन है, जब एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं ये दोनों प्लेट, उस समय क्या होता है, नीचे का मैग्मा ऊपर आता है। और भी डिटेल प्रोसेस है, बट उसमें अभी हम नहीं जा रहे हैं, अभी सिंपल समझो, नीचे से मैग्मा ऊपर आता है, और उसके कारण क्या होता है, नए लैंड फॉर्म्स का, नए स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसीलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट कहते हैं। कंस्ट्रक्टिव प्लेट कौन से होते हैं, जो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, इनको हम लोग डाइवर्जेंट प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, दूसरा कौन सा है, पास आ रहे हैं, कमिंग टुगेदर। कमिंग टुगेदर होगा, क्या होगा, एक दूसरे टकराएंगे। टकराने से क्या होता है, एक प्लेट कभी कभी एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं या फिर ऊपर उठ जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, बट मूल रूप से क्या होता है, एक प्लेट दूसरे के सबडक्ट कर जाता है, नीचे चले जाते हैं। उसके कारण क्या होता है, जो ये पुराना हमारा लैंड फॉर्म था वो समाहित हो गया मैग्मा के अंदर और फिर से पिघल गया। तो क्या हुआ, लैंड मास का लॉस हुआ, नुकसान हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ। इसीलिए इसको डिस्ट्रक्टिव प्लेट या फिर कन्वर्जेंट प्लेट भी कहते हैं। ओके, तीसरा क्या है, जो एक दूसरे के साथ पैरेलली चल रहे हैं, उसको हम लोग कंजर्वेटिव प्लेट्स कहते हैं। अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे सर ये क्या कह दिए, तुम लोग थोड़ा सा प्रतीक्षा करो, तुम लोगों को जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो ऐसे दुखी नहीं होना है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, समझो, समझने पे फोकस करो। एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो कंस्ट्रक्टिव कह रहे हैं, डाइवर्ज कर रहा है। एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि वो नीचे जाके खत्म हो जाएगा लैंड फॉर्म। ओके, कन्वर्जेंट हो रहा है वहां पे, कमिंग टुगेदर। जब पैरेलली चल रहे हैं उसको क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव प्लेट्स कहते हैं। ठीक, अभी तक की जो बात है वो हमारी हो गई है, इसके बारे में हमारी बात हुई है। कुछ थ्योरीज को हमने देखा, वो जरूरी है बेस बनाने के लिए, क्योंकि जो एंडोजेनिक एक्सोजेनिक पढ़ेंगे तो ये सब टर्म फिर से रिपीट होगा, तो फिर कंफ्यूज होगे, तो उससे अच्छा भी जान लो। अब पढ़ते हैं रॉक के बारे में। रॉक क्या, रॉकी भाई, रॉकी भाई हमारा, रॉकी भाई के क्या बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रॉकी भाई 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फ। क्या होता है रॉक, रॉक होता है जो अंदर से हमारे मैग्मा निकला, ऊपर आके क्या हुआ, जम गया। उस जमने का एक पत्थर जो बनता है ना, पत्थर देखते हो जो चलाते हैं कभी कभी, ऐसे दंगा वंगा होता है तो नहीं चलते हैं, वही पत्थर। तो वो पत्थर क्या होता है, उसको हम लोग कहते हैं रॉक। रॉक कैसे बनता है, पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है, वो जम जाता है, उसी कुछ प्रक्रियाएं होती है, तो उसके कारण जो हमारे रॉक्स बनते हैं उसको हम लोग चट्टाने कहते हैं, रॉक्स कहते हैं। इजी, नॉट डिफिकल्ट। 3 प्रकार के, किसके बेसिस पे, फिजिकल, केमिकल और कैसे बना है उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, एकदम यही बार बार, इग्नियस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फ, एकदम बच्चों वाला। इग्नियस क्या होता है, अग्नि चट्टान, ये आग से बना हुआ। इग्निस शब्द इग्निस से आता है, इग्निस मतलब आग। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फ, आगे चलो। इग्नियस रॉक, इग्निस शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है आग, आग से बना हुआ रॉक। किससे, आग कहाँ है, कहाँ का आग,
राम गोपाल वर्मा वाला आग नहीं, वो पृथ्वी के नीचे वाला जो मोल्टन में, आधे तो सो गए, दिख रहा है मुझे, सबका कैमरा पे मेरा वायरस है, मैंने कंट्रोल किया, बस सो गए हो तुम लोग, जाग जाओ। रॉक, इग्नियस रॉक, क्या है इग्नियस रॉक? नीचे का मैग्मा निकला, ऊपर जम गया, तो उससे बना हुआ जो रॉक है, तो उसमें क्या होगा, उसको हम लोग इग्नियस रॉक कहेंगे। अब अच्छी भाषा में क्या कह रहे हैं, igneous rock are formed by cooling, solidification and crystallization of magma। ये इसका डेफिनेशन है, मैग्मा के ठंडा होने, जमने और क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया द्वारा बनी हुई चीजों को हम लोग इग्नियस रॉक कहते हैं। ओके, अब ये वाला जो रॉक है ना वो सबसे पहले बनता है, क्योंकि मैग्मा निकला सबसे पहले ये वाला रॉक बन गया, इसलिए इसको हम लोग प्राइमरी रॉक, प्राथमिक चट्टान या फिर पेरेंट रॉक के नाम से जानते हैं, इसको इग्नियस रॉक। इस रॉक में कभी भी फॉसिल नहीं मिलता है। फॉसिल क्या होता है, जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है, ये आदमी ऐसे मर जाता है, जमीन के नीचे दब गया, उसका हड्डी वड्डी बचा। डायनासोर मर गए, डायनासोर का क्या हुआ, उसका हड्डी वड्डी बचा। पेड़ पौधे मर गए, उसका हड्डी वड्डी बचा। ठीक है, तो वो जो हड्डी वड्डी बचा हुआ होता है प्राचीन काल का, उसको फॉसिल कहते हैं, जीवाश्म। तो ये जीवाश्म क्या है, जीवाश्म इसमें जल जाएगा, मैग्मा है ना, मैग्मा पूरा जला देगा, हड्डी वड्डी सब जला देगा। इस लेयर में कभी भी हमको इस रॉक में फॉसिल नहीं मिलता है, याद रखना, गलत कर देते हैं यार ये भी। इग्नियस रॉक में फॉसिल नहीं मिलता है, इसको पेरेंट्स रॉक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले फॉर्म होता है। क्यों सबसे पहले फॉर्म होता है, क्योंकि मैग्मा के सॉलिडिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन से बनता है ना, इसलिए इसको मैग्मा से बना हुआ जो आग की तरह दिखने में लगता है, इसलिए इसको इग्नियस रॉक कहते हैं। सिंपल है। अब चलो, ये हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, और वाटर पर्कुलेशन को अलाउ नहीं करते, क्योंकि ये मैग्मा निकला और ये ऐसे जम गया, कठोर बन गया। अब इस कठोर, इतना कठोर है बेचारा, इसके अंदर से कुछ पास ही नहीं हो सकता, पानी तो एकदम नहीं हो सकता। ओके, तो इसमें से पानी पास नहीं हो सकता है। ये ग्रेन्स की तरह होते हैं, ग्रेन बड़े बड़े टेक्सचर में ग्रेन्स की तरह होते हैं, ठीक है, ऐसे आप फील कर सकते हो। अगला, केमिकल वेदरिंग का इस पे इंपैक्ट नहीं होता। अब ये केमिकल वेदरिंग क्या है सर, पूछ लेंगे आप, तो केमिकल वेदरिंग हम लोग पढ़ेंगे जब वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें देखेंगे, तो केमिकल वेदरिंग अभी हम लोग पढ़ेंगे। ये चट्टाने अभी याद कर लो कि दीज आर लीस्ट इंपैक्टेड बाय केमिकल वेदरिंग। ओके, अभी बात, इसमें स्ट्रेटा नहीं होता, इसमें परत नहीं बनते हैं, परत दर परत फॉर्मेशन नहीं होता। ये एक बार में ही मैग्मा निकला, मैग्मा जम गया, कोई परत नहीं बनेगा, ठीक है। क्रिस्टल्स बनेंगे, परत नहीं बनेगा। क्रिस्टल फॉर्मेशन इज देयर इन इग्नियस रॉक, बट स्ट्रेटा फॉर्मेशन इज नॉट देयर इन इग्नियस। स्ट्रेटा कभी फॉर्म नहीं होगा और फॉसिल कभी नहीं मिलेंगे। तो ये क्या बातें थी, ये इग्नियस रॉक की बातें, समझ में आया, तो फिर से रिपीट किया। इग्नियस रॉक मैग्मा से बना, मैग्मा बाहर आया, मैग्मा से बना इसलिए उसको प्राथमिक रॉक कहते हैं। मैग्मा क्रिस्टलाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन से बनता है। प्राइमरी रॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले बना हुआ है। ये बहुत कठोर होता है, इसमें से पानी अंदर नहीं जा सकता, ग्रेनुलर होता है, इसमें परत नहीं बनता है, केमिकल वेदरिंग नहीं होती और फॉसिल नहीं मिलता है, ठीक है। चलो आगे देखो, आगे भी चल ही रहे हैं। एसोसिएटेड विद वॉल्केनिक एक्टिविटी, ठीक है, ज्वालामुखीय जो प्रक्रियाएं हैं उसके द्वारा बनता है। अब इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक को कहते हैं एसिडिक, एक को कहते हैं बेसिक। 60-65% से ज्यादा सिलिका हो, सियाल, सिलिका एंड एल्यूमिनियम से बना हुआ है हमारा, ये याद है ना, अर्थ के इंटीरियर में पढ़ रहे थे, क्रस्ट में सिलिका एंड एल्यूमिनियम था, मैग्मा बाहर निकला। अगर इसमें 60-65% से ज्यादा सिलिका मिलेगा तो उसको एसिडिक कहेंगे। और 60-65, अब 60-65 क्यों कह रहा हूं, कुछ बुक 65 कहता है, कुछ बुक 60 कहता है, कुछ बुक 55 भी कहता है, ठीक है। तो 60 का कट ऑफ हम लोग मान लेते हैं कि 60 से ज्यादा अगर तुम्हें मिल रहा है तो दीज आर एसिडिक इग्नियस रॉक। और अगर 60 से कम तुमको मिल रहा है उसमें क्या, सिलिका, तो डेट इज बेसिक इग्नियस रॉक। ध्यान रखना, एसिडिक इग्नियस रॉक 65% से ज्यादा सिलिका, बेसिक इग्नियस रॉक 65% से कम सिलिका। ओके, अब कैसे बना वो इग्नियस रॉक, अब देखो जो मैग्मा है ना अंदर से ऐसे बाहर आ रहे हैं, तो हो सकता है वो पृथ्वी के नीचे ही जम जाए, या हो सकता है वो पूरा बाहर सतह पे आके जमे। उन दोनों के बनने की प्रक्रिया के बेसिस पे हम लोग दो भाग में बांटते हैं। पहला को कहते हैं हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अंतर्वेदी अग्नेय चट्टाने, एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, बहिर्भेदी अग्नेय चट्टाने। क्या है देखो, इंट्रूसिव क्या है, ये मैग्मा है, ये बाहर निकला, पृथ्वी के सतह के बाहर आने से पहले ही ये जम गया,
पृथ्वी पे आने से पहले ही ये जम गया। तो किस प्रकार का रॉक हमें देखने को मिला? हमको देखने को मिला इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ओके, अब देखो इसमें ये क्या क्या बातें कह रहे हैं, ये पॉइंट में थोड़ा ध्यान में रखना है। ये बोरिंग टॉपिक है मुझे पता है, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा, क्वेश्चन आते हैं यार, हर बार आते हैं, क्या करोगे। देखो ये मैग्मा है, ये पृथ्वी है, मैग्मा पृथ्वी के नीचे है, तो जल्दी ठंडा होगा कि धीरे धीरे ठंडा होगा? धीरे धीरे ठंडा होगा। क्यों? क्योंकि अंदर टेम्परेचर उसी तरह है, इक्विलिब्रियम में है, तो धीरे धीरे ठंडा होता है पृथ्वी के नीचे, और बाहर के एटमोस्फेयर के साथ कॉन्टेक्ट नहीं है उसका, तो धीरे धीरे ठंडा होगा। धीरे धीरे ठंडा होने से क्या कारण होता है कि बड़े बड़े इसके ग्रेन्स बनेंगे। तो इग्नियस रॉक की ये पहचान होती है कि डेप्थ पे बनने के कारण उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। ओके, पहली बात तो ये समझ गए। दूसरी बात, तुम्हें इंट्रूसिव इग्नियस रॉक तब तक नहीं दिखाई देगा जब तक कुछ प्रक्रियाओं के कारण ये ऊपर वाला जो हमारा सतह है वो गायब हो जाए। ऊपर वाला सतह जब तक गायब नहीं होगा, अब कैसे गायब होगा वो बात की बात है, बट ऊपर वाला सतह अगर गायब नहीं होता है तो नीचे का इंट्रूसिव इग्नियस रॉक हमें कभी दिखाई नहीं देता है। ओके, तो ये एक बात हो गई। अब इंट्रूसिव को हम लोग प्लूटोनिक और हाइपरबेसल में बांटते हैं। ओके, जब बहुत डीप फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो उसको प्लूटोनिक कहते हैं, और जब थोड़ा क्रैक्स वगैरह में फॉर्म होते हैं, अभी समझ आऊंगी, तो उसको हम लोग हाइपरबेसल कहते हैं। ओके, अब ये जो सारी चीजें हैं ये अलग अलग शेप में बनती हैं। अब देखेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखने की कोशिश करें। प्लूटोनिक और हाइपरबेसल क्या, ये पृथ्वी का परत, ये मैग्मा का चैम्बर है, मान लो इस मैग्मा के चैम्बर से ऐसे बाहर को हमारा, ये कौन है, ये हमारा मैग्मा आना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसमें मोशन। अब ये अगर नीचे आके इस तरह से नीचे ही बन जाए बहुत डीप में, इसको हम लोग कहते हैं प्लूटोनिक। और अगर ये क्रैक्स के थ्रू कैसे भी करके ये ऊपर थोड़ा चला गया, ये से चला गया, यहाँ फॉर्मेशन हो गया, इस तरह से फॉर्मेशन होता है, तो उसको कहते हैं हम लोग हाइपरबेसल। डेप्थ के हिसाब से एक बेसिक से डेफिनेशन देगा। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, ये समझो। अब ये जो तुमने रॉक्स देखे ये अलग अलग प्रकार के हैं, बैथोलिथ, लेकोलिथ, सिल्स, डाई, फेकोलिथ, ये सारी बातें हमको देखने को मिलता है। आप समझो, समझो समझो। सबसे पहले तुमने क्या देखा कि हमारा जो, अब यहां पे देखना, ये तुम्हारा क्या है, ये हमारा परत, यहां से मैग्मा आया। मैग्मा एक बहुत बड़े इलाके में, बहुत बड़े से इलाके में ऐसे ना एक गुंबद नुमा आकृति बना लिया, मशरूम की तरह आकृति बना लिया, डीप इनसाइड अर्थ, बहुत नीचे गुंबद नुमा आकृति बना लिया, उसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। ये जो लिथ शब्द है ना, इसका मतलब पत्थर, पत्थर, रॉक। ओके, तो ये क्या हुआ, ये बहुत सारा मैग्मा एक बहुत बड़े इलाके में बहुत डिप्थ में गुंबद वाला आकृति बना लिया, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बैथोलिथ कहते हैं। ओके ओके, दूसरा हमारा क्या आता है, लेकोलिथ। लेकोलिथ क्या होता है, जब ये इसमें से थोड़ा बाहर निकला, इसको थोड़ा क्रैक मिला और ये बाहर निकला। अब यहाँ पे क्या होता है ना, अलग अलग पृथ्वी के परतें होती है। पृथ्वी के परतें, ये कोर मेंटल वाला नहीं, रॉक्स की परतें, हमारे क्रस्ट की परतें। उसमें क्या होता है, इसमें से इसको थोड़ा ऐसे क्रैक मिला, ये क्रैक से आगे बढ़ा और यहाँ तक तो क्रैक मिला, लेकिन इसके आगे इसको क्रैक नहीं मिला। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इसने बहुत ऐसे फोर्स लगाया, फोर्स लगा के यहाँ पे जमा हो गया, बड़ी सी आकृति एक ऐसे डोम शेप बड़ा सा बना लिया। इस प्रेशर के कारण क्या हुआ, ये ऊपर भी ऐसे उठा हुआ आकृति देखने को मिला। तो इस तरह की जब भी आपका निर्माण होगा तो उसको हम लोग लेकोलिथ कहते हैं। ओके, समझे। अब इस वाले इमेज में देखो, ये देखो, ये नीचे से मैग्मा निकला होगा, एकदम ऐसे डीप में मिल गया। तो ये डीप में जब बन रहा है इसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। ओके, अब वहीं पे क्या हुआ इसके साथ, सॉरी, इसके साथ यहाँ से इसको क्रैक्स मिला, ये क्रैक्स के थ्रू बाहर गया और बाहर जाके यहाँ पे इसको आगे जाने का जगह नहीं मिला, तो यहाँ पे गुंबद नुमा देखो आकृति बना ली। अब इस प्रेशर के कारण क्या होता है, ये ऊपर वाली चट्टान भी ऐसी उठी हुई दिखती है, ऊपर वाला जो परत है रॉक का, जो हमारे अर्थ का ऊपरी परत है क्रस्ट का, वो भी उठा हुआ दिखता है। तो इस तरह की जो आकृति हमको मिली उसको हम लोग कहते हैं लेकोलिथ। ओके, अब ये बैथोलिथ ऊपर तो बढ़ा,
और एक बड़े से इलाके को कवर कर लिया, लेकिन ये ना तो इस तरह की कोई आकृति बनी, ना तो इसने ऊपर पुश किया, ना तो प्रेशर बहुत ज्यादा था, बस इसको एक गैप मिला और उसमें जाके जमा हो गया, तो इसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। ये तीन तीन चीजें समझ में आई। बैथोलिथ क्या है? नीचे का मैग्मा डीप इनसाइड बहुत बड़ा गुंबदनुमा आकृति बनाया, दैट इज बैथोलिथ। उस बैथोलिथ से कनेक्ट होकर क्या हुआ, ऊपर उठा, क्रैक्स को ढूंढता, ऊपर जाके ऐसे प्रेशर लगा के ऊपर बहुत सारे एक आकृति बना ली, उसको कहते हैं लेपोलिथ। उसको एक बड़ा सा गैप दिखा पृथ्वी के लेयर्स के बीच में, उधर जाके वो बस गया, उसको कहते हैं स्टॉक। ये तीन चीजें हमारी। अब यहां पे फिर से अब ये क्रैक्स क्या है, जब ये पृथ्वी के ऊपर जमारा तुम्हारे जा रहा है तो इसको दो चीजें मिल सकती है, या तो इसको इस तरह का एक गैप मिल सकता है, या ये पृथ्वी के परतों के बीच में एक मिल सकता है। जब इसको परपेंडिकुलर नुमा हमें आकृति देखने को मिली, जैसे यहाँ पे देखो ये निकल के ये यहाँ पे इस तरह से आया, कैसे मिला? परतों को काटती हुई जो परत है हमारे पृथ्वी के, उसके लंबवत एक रॉक का निर्माण हुआ, इंट्रूसिव रॉक का, उसको हम लोग कहते हैं डाइक। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लेयर्स ऑफ सरफेस, लेयर्स ऑफ अर्थ। ठीक है, उसमें जब परपेंडिकुलर इसका फॉर्मेशन हुआ उसको हम कहते हैं डाइक। परपेंडिकुलर ना तो हॉरिजॉन्टल हो जाए, मान लो कि ये देखो ये एक येलो वाला परत है, ये परत है, इसके बीच में इस तरह से इसको जगह मिला, और देखो उसको तो नीचे से प्रेशर है ना, जहां पे थोड़ा सा भी क्रैक मिलेगा वो घुस जाएगा अपना, तो उसको अगर परपेंडिकुलरली मिला तो उसको हमने डाइक कहा, एंड उसको परत से पैरेलल मिला तो उसको हमने सिल्स कहा। ठीक है, दो चीजें समझ में आई, सिल्स एंड डाइक। देखो नहीं समझ में आएगा ना तो नीचे कमेंट में बता देना कि नहीं एकदम दिमाग के ऊपर से चला गया, तो ठीक, अगली क्लास में हम लोग ले लेंगे। ओके, तो थोड़ा देखो ध्यान से, पर देखो अभी ध्यान से, नीचे बड़ा सा गुंबदनुमा आकृति एकदम डीप बेसमेंट में गुफा बना, बैथोलिथ। बैथोलिथ से एक कनेक्ट हुआ, ऊपर की ओर उठा, क्रैक्स को ढूंढ के एक जगह जाके उसने जमा होने की कोशिश कर, इतना प्रेशर लगाया कि ऊपर उठ गया, ऊपर वाला सतह तक उठ गया, लेकिन उतना हार्ड रॉक था कि वो उसको तोड़ के बाहर नहीं जा पाया। अगर ये सॉफ्ट रॉक होता और तोड़ के बाहर चला जाता तो क्या होता, बताओ तुम लोग। अगर इसको यहाँ पे गैप मिलते रहता और ये तोड़ के बाहर आ जाता तो क्या होता, पर वो हुआ नहीं। यहाँ पे इसको एक बहुत हार्ड रॉक मिला, तो उसके कारण क्या हुआ, यहाँ पे जमा हुआ इसको ऊपर पुश करते हुए, तो इसको हम लोग कहते हैं लेपोलिथ। जब एक बहुत बड़ा इलाका बैथोलिथ से कनेक्टेड ऊपर कहीं जमा हो तो उसको कहते हैं स्टॉक। लेयर्स के परपेंडिकुलर गैप दिखे और जमा हो जाए चीजें तो उसको हम लोग कहते हैं डाइक। और पैरेलली, जैसे हमारा परत है उसी के पैरेलल में उसको गैप मिले और पैरेलली जमा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं सिल। ये बार बार देखो बता रहा हूं क्योंकि गलत सब लोग करते हैं। अब एक और बात है, देखो मैंने कहा कि ये एक तो बेस में बन गया, एक ऊपर जाके जगह लगा के ऐसे बन गया, एक इसको परपेंडिकुलर मिला ऐसे बन गया, एक इसको सिल डाइक बन गया, एक इसको पैरेलल मिला तो मिल गया। बट जरूरी थोड़ी इसको हमेशा ऐसे ही मिले, हो सकता है इसको एंटी क्लाइन एंड सिंक्लाइन मिले, इस तरह का कोई क्रैक मिले, है ना, एंटी क्लाइन एंड सिंक्लाइन मिले। तो जब तुमको एंटी क्लाइन एंड सिंक्लाइन मिले, मतलब ये इस तरह का क्रस्ट वाली अंदर क्रैक मिला, उसमें जाके ये बस जाए ऐसे, मान लो कि इसमें से इधर मैग्मा आकर और इसमें ऐसे ऐसे रॉक्स का निर्माण कर दे, यहाँ रॉक्स का निर्माण कर दे, इंट्रूसिव रॉक्स का, तो दो और लैंडफॉर्म बनती है इंट्रूसिव में। जो ये ऊपर बनता है इसको हम लोग कहते हैं फेकोलिथ। क्या कहते हैं इसको? फेकोलिथ। लेंस नुमा ऐसे आकृति इन द एंटी क्लाइन एंड सिंक्लाइन। एंटी क्लाइन में बना। अब तुम कहोगे सर ये भी लेंस शेप है, लेकिन ये एंटी क्लाइन में नहीं बना, ये ऊपर जाके रॉक को पुश करके अपना क्रैक ढूंढ के बना है। एंटी क्लाइन में ये बन रहा है ऐसे लेंस नुमा, ऐसे लेंस जो आगे वाला होता है उसके तरफ, है ना, इसको हम लोग कहते हैं फेकोलिथ। वहीं अगर ये सिंक्लाइन में बन जाए, ये ऐसे नीचे आके बन जाए रॉक, तो इसको हम लोग कहते हैं लोपोलिथ। यानी सौतर से, ये कटोरी की तरह लगता है ना, ऐसे नीचे ये ऐसे करके बनता है नीचे कटोरी की तरह, है ना, सौतर से, बाउल से, तो ये क्या है, इसको हम लोग लोपोलिथ कहते हैं। ठीक है, तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को हमने समझा, इसमें हमने बहुत सारी चीजें देखी। क्या देखा? बैथोलिथ, लेपोलिथ, सिल्स, डाइक, स्टॉक, है ना, फेकोलिथ एंड लोपोलिथ, ये सारे हमारे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक के टाइप। आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया है, नहीं समझ में आए तो भी बता देना। ठीक है, अब हो तो गए हैं 40 मिनट, लेकिन अब शुरू किए हैं तो खत्म कर ही लेते हैं इसका। आगे देखिए, अब एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, एक्सक्लूसिव क्या है, बाहर आके बनेगा।
यानी कि ऐसे निकल के बाहर निकल गया, ये ऐसे यहाँ से ऐसे वेन से निकला, यहाँ पे ऐसे बन गया, तो उसको कहते हैं एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, जो कि आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो कि आपको पृथ्वी के बाहर देखने को मिलता है। ठीक है, जल्दी से ठंडा हो जाता है क्रिस्टल, इसलिए इस तरह से देखने को मिलता है, जल्दी ठंडा होगा बाहर आके। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक्सक्लूसिव एंड क्वाइट टाइप। एक्सक्लूसिव मतलब ज्वालामुखी हमारा फटा, अचानक से ज्वालामुखी फटा, सारा मैग्मा बाहर आ गया, वो रॉक बना, एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक। लावा धीरे धीरे बह रहा है, उसके कारण निर्माण हो रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्वाइट टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के कारण ये जो रॉक बनते हैं, वॉल्केनिक इरप्शन के कारण जो ये रॉक बनते हैं, उसको एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक कहा जाता है। क्लियर है? अब जरा ऐसे अपना आंखें से बंद करो और रिकॉल करने की कोशिश करो कि हे ईश्वर, मैंने अभी क्या पढ़ा, मेरे सामने ये क्या सब आ गया, कौन सा रॉक आ गया, कि क्या पैथोलिथ लैपोलिथ लैपोलिथ चल रहा है, सब हमारे माथे के ऊपर से ऐसे जा रहा है ना। ये मान लो ये हमें ऐसे आया, ऐसे ऐसे चला गया, ऐसे ऐसे करके ये अंदर नहीं जा रहा है दिमाग में, है ना। कितने लोगों का ऐसे चला गया ऐसे ऊपर से, जिनका चला गया वो थोड़ा अपना दिमाग को शांत। क्या हमने पढ़ा इग्नियस रॉक, जिसमें मैंने बताया दो टाइप का। एक सबसे पहले सबसे मुश्किल वाला काम जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, उसमें क्या क्या हमने पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि भाई साहब बहुत टाइप के होते हैं। एक बैथोलिथ होता है जो नीचे होता है, एकदम बड़ा सा नीचे बन जाता है, तो उसको बैथोलिथ कहते हैं। वही फोर्स लगा कर बाहर आने की कोशिश करता है और बाहर एकदम प्रेशर दे के अंदर ऐसे जमा हो जाता है, लेंस नुमा थोड़ा सा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहा, क्या कहा याद करिएगा। उसके बाद क्या हुआ, नीचे से ऐसे जा रहा था और परपेंडिकुलरली बन गया, सिल्स बना, फिर ऐसे पैरेलल बना, डाइक बन गया, फिर लोकोलिथ बन गया, फिर लोकोलिथ बन गया, फिर फेकोलिथ बन गया, है ना। ऐसी ऐसी कुछ बातें हमने की थी, देखो याद करो, है ना। लेकोलिथ बना, बैथोलिथ बना, परपेंडिकुलर डाइक बना, पैरेलल सिल्स बने हमारे, कटोरा नुमा नीचे बना सिंक्लाइन में तो लोकोलिथ है, ऊपर बना तो क्या है हमारा, फेकोलिथ है। ठीक है, आप सबको याद हो गया, नहीं हुआ तो फिर से देखेंगे, फिर से पूछेंगे, है ना, जो दिमाग के ऊपर से नहीं जाना है। अब क्या हुआ भाई साहब, ये है हमारे इग्नियस रॉक। इस पे प्रक्रियाएं हुई, किसके द्वारा, एजेंट्स के द्वारा। कौन एजेंट, हवा पानी वायु, है ना, हवा पानी और क्या होता है, इन्हीं सब के द्वारा कुछ प्रक्रियाएं हुई। प्रक्रिया का कारण हुआ कि ये इग्नियस रॉक छोटे 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 टूट गए और ये कहीं और जाके जमा हो गए। तो इस तरह से जो रॉक बना, पेरेंट रॉक यानी कि हमारे पिताजी वाले जो रॉक थे, यानी जो इग्नियस रॉक थे, उसके टूटने से, किसके द्वारा, बाहरी चीजों से टूटने से, और वो कहीं और जाके जमा हो गए, तो उस तरह के जो रॉक बने उसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। सेडिमेंटम से आता है, जिसका अर्थ होता है सेटलिंग। सेटलिंग क्या होता है कि प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक कौन सा, इग्नियस रॉक। इग्नियस रॉक क्या होता है, ब्रोकन होता है, अलग अलग भाग में हमारा टूटता है, और टूटने के कारण क्या होता है, वो कहीं और जाके जमा होता है, तो इसको लिथिफिकेशन कहते हैं, यानी कि चट्टान के बनने की प्रक्रिया। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इसमें फॉसिल पाया जाता है, क्यों, क्योंकि परत दर परत देखो ये बन रहा है। याद रखना, सेडिमेंटेशन में हमेशा लेयरिंग होती है। तो मान लो कि यहाँ पे पड़ा, एक मर गया डायनासोर, डायनासोर मरा तो इसके ऊपर एक और लेयर बन गया, तो उसका जो हड्डी वड्डी है वो हमें मिलता है। तो फॉसिल्स हमें अक्सर कहां से देखने को मिलते हैं, फॉसिल्स हमें हमेशा देखने को मिलता है सेडिमेंट्री रॉक। ओके, सेडिमेंट्री रॉक 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी वाले चिंता नहीं करें लेकिन समझ लें। ये जो है ये हमारे एलन स्टालर इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी से मैंने क्रेडिट दे के लिया, चुराया नहीं है, तो वहां से मैंने उठाया है। ओके, तो सबसे पहले क्या कह रहे हैं, क्लास्टिक 3 टाइप के होते हैं, क्लास्टिक, केमिकली एंड ऑर्गेनिक। क्लास्टिक क्या है, एक्चुअल में जो फिजिकल पत्थर, चट्टाने, बालू वालू, चट्टान पत्थर ये सब मिलके बना, उसको हम लोग क्लास्टिक कहते हैं। जैसे सैंड है, रेत के पार्टिकल्स हैं, रेत के पार्टिकल जमा होकर एक रॉक बना, उसको हमने कहा सैंड स्टोन, तो वो एक कैसा, क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। उसी तरह से सिल्ट पार्टिकल के जमा होकर सिल्ट स्टोन बना, तो वो क्या है हमारा, एक
क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक। तो फिजिकल जो चट्टाने हैं, चाहे क्ले हो चाहे सिल्ट हो, अब ये क्ले सिल्ट ये जो पार्टिकल है ये भी बताऊंगा मैं जब सॉइल थोड़ा पढ़ेंगे। तो सैंड होता है, सिल्ट होता है और क्ले होता है, ये पार्टिकल साइज अलग अलग होते हैं उसमें, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, इनके मिलने से मान लो बहुत सारे ऐसे क्या है हमारे सैंड जुड़ गए, तो इससे जो रॉक बना उसको सैंडस्टोन कहते हैं। तो ये क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक है, जब हमारे फिजिकल प्रॉपर्टी के कारण, फिजिकल प्रोसेसेस के कारण बनते हैं, उसको हम लोग क्लास्टिक कहते हैं। दूसरा है केमिकली प्रेसिपिटेटेड, ऐसे क्षेत्रों में जहां पे केमिकल प्रक्रियाओं के द्वारा हमारा सेडिमेंट्री रॉक बनता है, जैसे कि मान लो लाइमस्टोन है, चूना पत्थर पानी में घुला हुआ है, पानी इवेपोरेट होगा, सिर्फ लाइम बच गया, है ना, पानी में घुला हुआ लाइम था, लाइम वो पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक, तो क्या बना, वो लाइमस्टोन बन गया। तो सॉरी, रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण जो बने हुए रॉक्स होते हैं उसको हम लोग केमिकली प्रेसिपिटेटेड, रासायनिक रूप से बने हुए अवसादी चट्टाने या फिर सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। तीसरा है ऑर्गेनिक, वही जो मैंने अभी बताया कि जो हमारे ये कौन थे, जो जानवर थे, डायनासोर थे, ये सब पेड़ पौधे थे, मर गए, पृथ्वी में दब गए, अब उसमें क्या होगा, उसमें भी कुछ प्रक्रियाएं होंगी, वो भी अपना जुड़ेंगे उड़ेंगे जो भी होंगे। तो जीवाश्मिक चीजों से, जीवाश्म से, किन चीजों से, जिसमें कार्बन होता है, कार्बन वाली चीजों से मिलके जब कोई रॉक बनता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक रॉक कहते हैं, ऑर्गेनिक सेडिमेंट्री रॉक कहते हैं। जो पेट्रोलियम भी आ जाता है, ऑयल एक प्रकार का, लेकिन सेडिमेंट से बना हुआ है, ठीक। तो फॉसिल फ्यूल हमारे किस परत में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक के परत में पाए जाते हैं। फॉसिल फ्यूल हमारे इग्नियस रॉक में नहीं पाए जाते हैं, याद रखो। चलो, अब ये हो गया इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक। अब क्या होता है, ये इग्नियस रॉक या फिर मेटामॉर्फिक रॉक, कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हुई, भूकंप आया या फिर कुछ हुआ, वो क्या हुआ, पृथ्वी के अंदर दब गए। पृथ्वी के अंदर दब गए तो उसपे क्या हुआ, हाई प्रेशर, मतलब हाई वायु दाब और हाई टेम्परेचर, बहुत अधिक तापमान उसके ऊपर पड़ा। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण उसका जो क्रिस्टल और अंदर की चीजें थी वो रीऑर्गेनाइज हुई, उसका एकदम माथा हिल गया, तो वो रीऑर्गेनाइज एक दूसरे से दोबारा मिल गए। उसके कारण क्या हुआ, एक नया रॉक बन गया। यानी कि हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशन में जब सेडिमेंट्री रॉक या फिर इग्नियस रॉक अपना रूप बदल ले तो उसको हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक या फिर कायांतरित चट्टाने कहते हैं, ठीक है। व्हेन इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक चेंजेस इट्स फॉर्म ड्यू टू recrystallization or reorganization of mineral under the high temperature and high pressure, the process is called मेटामॉर्फिज्म, और इसको जो रॉक बनता है उसको हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिक चट्टाने। अब इस पे भाई साहब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ये किसका, ये क्या बनेगा, वो क्या बनेगा, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट है, आपको और चार्ट बनाना है कुछ। लाइमस्टोन याद करो, लाइमस्टोन मार्बल में बनता है। लाइमस्टोन क्या था याद करो, केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक था, वो मार्बल में बनता है। उस तरह से डोलोमाइट एक सेडिमेंट्री रॉक है, वो भी मार्बल में बनता है। सैंडस्टोन, सैंड क्लास्टिक क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक, इससे सैंडस्टोन बना। सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और इससे क्वार्टजाइट बनता है। पता नहीं कितने बार ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, बहुत बार पूछे हैं, क्वार्ट्ज किससे बनता है, क्वार्ट्ज किससे बनता है। उसके बाद है शेल, शेल एक सेडिमेंट्री रॉक है, उससे स्लेट बनता है। अब ये स्लेट है, स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है जो शेल से बना है। अब उसमें फिर से टेम्परेचर और प्रेशर बना, बहुत ज्यादा बना, तो उसके कारण क्या हो गया, फाइलाइट या फिर सिस्ट बन गया, ओके। तो यानी मेटामॉर्फिक रॉक का फिर से मेटामॉर्फिज्म हो सकता है, और फिर से मेटामॉर्फिज्म होने से क्या होगा, फिर से वो एक रॉक बनेगा, वो कोई और रॉक बनेगा, ठीक। तो जैसे कोल है हमारा, कोयला एक सेडिमेंट्री रॉक है, उसमें हाई टेम्परेचर प्रेशर बनता है तो वो डायमंड बन जाता है। पता है ना, कोयला से हमारा डायमंड बनता है, ग्रेफाइट बनता है। तो कोल अंडर द इम्पैक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर डायमंड या फिर ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो सकता है। फिर से ग्रेनाइट एक प्रकार का इग्नियस रॉक है, ये नीस में बदलता है, ओके। फिर है फाइलाइट एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है जो कि सिस्ट में बदलता है, ठीक है। तो इस तरह से एक टेबल है, याद करना है, ये प्रक्रिया है। देखो सेडिमेंट्री रॉक है, ये जमीन के अंदर गया, इसमें क्या हुआ, टेम्परेचर एंड प्रेशर बना, तो ये रॉक में बदल गया। तो ये बेसिकली रॉक साइकिल इसको कहते हैं, यानी कि एक इग्नियस रॉक, उस पर कुछ प्रक्रियाएं हुई, उन प्रक्रियाओं का वो सेडिमेंट्री रॉक में बदल गया। अब सेडिमेंट्री रॉक क्या है, उस पर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर बना,
तो वो क्या हो गया, वो मेटामॉर्फिक रॉक में बदला। मेटामॉर्फिक रॉक में फिर से टेम्परेचर प्रेशर बना, फिर से वो किसी और मेटामॉर्फिक रॉक में बदला। फिर क्या हुआ, कुछ भूकंप आया, कुछ इस तरह की प्रक्रिया हुई, या फिर वो जो कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव प्लेट हमने पढ़ा था वो एक दूसरे के अंदर चले गए, तो ये सारे के सारे रॉक जाके मैग्मा में मिल गए, खत्म। अब ये मैग्मा फिर से बाहर आया, फिर से इग्नियस रॉक बना। तो इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री बनता है, फिर मेटामॉर्फिक बनता है, फिर मेटामॉर्फिक बनता है, फिर मैग्मा बनता है, मैग्मा बनता है, फिर इग्नियस रॉक बनता है। तो इस पूरे साइकिल को हम लोग क्या कहते हैं, रॉक साइकिल हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्लास, जो कि थोड़ा लंबा हो गया है। आप लोगों का माथे के ऊपर से बहुत सारी चीजें चल गई होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है गई नहीं होंगी। इसी के साथ बताओ, लाइमस्टोन किस में बदलता है, मार्बल में। डोलोमाइट किस में बदलता है, मार्बल में। सैंडस्टोन किस में बदलता है, क्वार्टजाइट में। शेल किस में बदलता है, स्लेट में। स्लेट किस में बदलता है, पाइलाइट सिस्ट में। कोल किस में बदलता है, ग्रेफाइट और डायमंड में। ग्रेनाइट किस में बदलता है, नीस में। पाइलाइट किस में बदलता है, सिस्ट में। अब कहोगे सर याद नहीं हुआ, तो याद ऐसे ही होगा, लाइमस्टोन मार्बल, डोलोमाइट मार्बल, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट, शेल स्लेट, स्लेट पाइलाइट या सिस्ट, कोल ग्रेफाइट या डायमंड, ग्रेनाइट नीस, पाइलाइट सिस्ट। ऐसे करके आपको याद करना है, ऐसे ऐसे 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, अभी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, हमारा रॉक वाली बात करनी है। तो इसी के साथ ये रॉक का चीजें खत्म हो गया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। देखो थोड़ा मुश्किल है, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मुश्किलात का दौर बदलता जाएगा। और किसी भी पेड कोर्स में जाओगे 3500 रुपया देके, तो कोई नई बात नहीं कहेंगे, हो सकता है इतना भी नहीं बताएं, है ना। जानते हैं हम भी बहुत लोग। तो बात ये है कि भागना नहीं है इधर से उधर, अरे याद नहीं हो रहा, याद समझो, नहीं समझ में आए फिर पूछो, फिर रिवीजन क्लास में करेंगे, 50 बार करेंगे, कैसे नहीं आया, आएगा। ठीक है, तो एकदम जोश के साथ इसको अच्छे से करना है, एकदम जोश को ठंडा नहीं होने देना है, और लाइक शेयर कर देना है। और जाके वो पिछला टेस्ट दो पहले, तुम लोग बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हो, जाके दोनों चैप्टर रिवाइज करो, आज ही रिवाइज हो जाना चाहिए। ठीक है, पिछला जो दोनों तुमने क्लास किया वो आज रिवाइज हो जाना चाहिए तुम्हारे नोट्स। और नोट्स भेजो मुझे, क्यों नहीं भेज रहे हो, मुझे कैसे पता लगेगा तुम लोग पढ़ रहे हो। लिंक ऐसे किस लिए डाला हूँ, भेजो नोट्स, भेजो, टेस्ट दो, सब कुछ करो, और इसको रिवाइज करो। फिर से देखो कहाँ पे तुमको रॉक्स की बात आ रही है, उसको ध्यान से देखो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। थैंक यू सो मच। मिलेंगे हम लोग थर्सडे वाली क्लास में। तो बने रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहो, मतलब रिवाइज करते रहो, मजा आता रहेगा, तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद।